अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रैक्चर मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रैक्चर मैनेजमेंट में हमारे पास 3 प्रिंसिपल आ जाते हैं। नंबर 1 पे है रिडक्शन, नंबर 2 पे है स्टेबलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर और नंबर 3 पे है रिहैबिलिटेशन। अब हम इन तीनों प्रिंसिपल्स को बाय डिटेल्स के अंदर स्टडी करेंगे कि ये होते क्या हैं, इनमें किस तरह हम मैनेज करते हैं फ्रैक्चर को, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एवरीथिंग को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं रिडक्शन। रिडक्शन हम किसे कहते हैं? बोन्स को उनकी वापस नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन पे लाने के प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। अगर हम कहते हैं कि हमने किसी फ्रैक्चर को रिड्यूस किया, हमने किसी फ्रैक्चर की रिडक्शन किया, तो इसका मतलब ये कि हम बोन्स को वापस उनकी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन के ऊपर लेकर आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मेथड्स ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन के 2 मेथड होते हैं हमारे पास, क्लोज रिडक्शन और ओपन रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन और ओपन रिडक्शन में डिफरेंस ये होता है कि क्लोज रिडक्शन में हम फ्रैक्चर साइट को ओपन नहीं करते, बल्कि हम रिडक्शन करते हैं बाय ट्रैक्शन एंड रोटेशन। जबकि ओपन रिडक्शन के अंदर हम फ्रैक्चर साइट को ओपन करते हैं और जो हमारे पास बोनी अलाइनमेंट है उसको ठीक करते हैं। ठीक है, जो बोन्स की अलाइनमेंट है उनको हम ठीक करते हैं, बोन्स को हम वापस अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन के ऊपर लेकर आते हैं फ्रैक्चर साइट को ओपन करके। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिकेशंस ऑफ ओपन रिडक्शन। किन केसेस के अंदर हमने ओपन रिडक्शन करनी है? अगर हमारे पास ओपन फ्रैक्चर हो गया तो हम ओपन रिडक्शन करेंगे, या फिर क्लोज रिडक्शन फेल हो गई है तो हम ओपन रिडक्शन करेंगे, डिस्प्लेस्ड इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है तो हम ओपन रिडक्शन करेंगे, या फिर कोई भी अनस्टेबल फ्रैक्चर है तो उस केस के अंदर हम ओपन रिडक्शन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड प्रिंसिपल, स्टेबलाइजेशन या फिक्सेशन। अब हमने बोन को रिडक्शन कर ली, बोन को रिड्यूस कर लिया, बोन की रिडक्शन हो गई। अब बोन को उस पोजीशन पे मेंटेन रखने के लिए और री डिस्प्लेसमेंट से, मीन्स उसकी दोबारा डिस्प्लेसमेंट ना हो, उससे उसको बचाने के लिए हम स्टेबलाइजेशन और फिक्सेशन यूज़ करते हैं ताकि हम बोन को स्टेबलाइज कर दें। स्टेबलाइजेशन और फिक्सेशन हम किन के थ्रू करते हैं? स्प्लिंट के थ्रू, कास्ट के थ्रू। इंटरनल फिक्सेटर्स होते हैं हमारे पास और एक्सटर्नल फिक्सेशंस और या फिक्सेटर्स होते हैं जिनके थ्रू हम बोन को स्टेबलाइज करते हैं ताकि बोन दोबारा से डिस्प्लेस ना हो जाए रिडक्शन के बाद। अब हम इन स्टेबलाइजर्स को स्टडी करते हैं और फिक्सेटर्स को। सबसे पहले आ जाता है स्प्लिंट और कास्ट। स्प्लिंट और कास्ट में क्या होता है? कास्ट जो हमारे पास ये आर्थोपेडिक अप्लायंस है, ठीक है, और ये बना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना होता है तो इसलिए हम इसके डिसएडवांटेजेस में पढ़ेंगे कि इसकी वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस डिजीज़ हो सकती है पेशेंट को। स्प्लिंट एंड कास्ट को हम यूज़ करते हैं फ्रैक्चर के स्टेबलाइजेशन के लिए, बट ये एक टेम्परेरी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है। एडवांटेजेस क्या हैं स्प्लिंट और कास्ट के? इसकी वजह से कोई भी वाउंड नहीं होता, ये फ्रैक्चर साइट के साथ इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करता, चीप होता है, एडजस्टेबल होता है, हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर कोई भी इम्प्लांट्स वगैरह नहीं होते जो हमें रिमूव करने पड़े। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इंटरनल फिक्सेटर्स और एक्सटर्नल फिक्सेटर्स में हम इम्प्लांट्स वगैरह यूज़ करते हैं जो हमें रिमूव करने पड़ते हैं बाद में, या उनके डिसएडवांटेज ये होते हैं कि वो अंदर ही ब्रेक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में ये कि लिमिटेड एक्सेस टू सॉफ्ट टिश्यूज़, सॉफ्ट टिश्यूज़ तक लिमिटेड एक्सेस होती है। कम्बरसम पर्टिकुलरली इन एल्डरली, ठीक है, नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ ये इंटरफेयर करता है। पुअर मैकेनिकल स्टेबिलिटी होती है और प्लास्टर डिजीज़ हो सकती है क्योंकि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैक्शन। ट्रैक्शन में क्या होता है कि ट्रैक्शन हम यूज़ करते हैं सेगमेंट्स की रीअलाइनमेंट के लिए। ठीक है, इसमें हम जो है कंटिन्यूस ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं लिम्ब डिस्टल टू फ्रैक्चर पे। ठीक है, और इससे क्या होता है कि बोन की लॉन्ग एक्सिस के ऊपर कंटिन्यूस पुल आती है, कंटिन्यूस फोर्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं बोन के ऊपर ताकि जो है वो बोन की सेगमेंट्स की रीअलाइनमेंट हो सके। ठीक है, ट्रैक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं रिडक्शन के लिए और फ्रैक्चर के स्टेबलाइजेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रैक्शन के कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में ये है कि ये जोन ऑफ इंजरी में कोई भी वाउंड कॉज नहीं करता, मींस जहाँ पे इंजरी हुई हुई है जिस एरिया के अंदर वहाँ पे कोई भी वाउंड कॉज नहीं करेगा, ना ही फ्रैक्चर साइट के साथ इंटरफेयर करेगा, चीप है और एडजस्टेबल है।
कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस में ये है कि ये पेशेंट की मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, एक्सपेंसिव है हॉस्पिटल टाइम में, ठीक है। स्किन प्रेशर कॉम्प्लिकेशंस काज कर सकता है, पिन साइट इन्फेक्शन काज कर सकता है और थ्रोम्बो एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस काज कर सकता है। मीन्स थ्रोम्बस जो है वो डिसलॉज होके कहीं और जा सकता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल फिक्सेशन। इंटरनल फिक्सेशन में हम क्या करते हैं कि कोई भी बॉडी के अंदर हम सिंथेटिक इम्प्लांट प्लेस कर देते हैं ताकि हम रिडक्शन को मेंटेन रख सकें। इसकी इंडिकेशंस क्या है? इंडिकेशंस ये हैं कि हम अनस्टेबल फ्रैक्चर हो, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो या मल्टीपल फ्रैक्चर हो, तो इन केसेस में हम इंटरनल फिक्सेशंस यूज़ करते हैं। इंटरनल फिक्सेशन के कुछ मेथड्स हैं, या हम कह सकते हैं कुछ इंटरनल फिक्सेटर्स हैं जिनसे हम इंटरनल फिक्सेशन करते हैं। उनमें आ जाते हैं स्क्रूज एंड प्लेट्स, के वायर्स हैं और इंटरमेडुलरी नेल्स हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास स्क्रूज और प्लेट्स। स्क्रू को हम यूज़ करते हैं किसी भी दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए, हम स्क्रू को यूज़ करते हैं। मैल्योलाई और कॉन्डाइल्स को फिक्स करने के लिए हम स्क्रूज को यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो प्लेट्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट साइज़ और शेप्स के अंदर अवेलेबल होती हैं, तो हम फ्रैक्चर साइट के अकॉर्डिंग, फ्रैक्चर की साइट और उसकी शेप को देखते हुए डिफरेंट प्लेट्स यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट साइज़ की और डिफरेंट शेप्स की प्लेट्स यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू साइट एंड शेप ऑफ फ्रैक्चर। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रूज एंड प्लेट से कुछ एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में ये कि हम इसको यूज़ करते हैं जब हमने एनाटोमिकल रिडक्शन करनी होती है। ये हमें अर्ली मोबिलाइजेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और अगर हमने किसी भी पार्ट की इमोबिलिटी करनी है, उसको ज़्यादा मूव नहीं करना, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज में इसका ये है कि ये फ्रैक्चर साइट के साथ इंटरफेयर कर सकती है, सॉफ्ट टिश्यू को डैमेज कर सकती है, ठीक है, इन्फेक्शन काज कर सकती है। स्क्रूज और प्लेट्स जो हैं वो मेटल के बने होते हैं, इसकी वजह से मेटल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं और प्लेट को हमें बाद में रिमूव भी करना पड़ता है। वायर्स हैं नेक्स्ट हमारे पास। बच्चों के अंदर स्क्रूज और प्लेट्स को हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि स्क्रूज और प्लेट्स जो हैं वो ग्रोथ प्लेट को डैमेज कर देते हैं, इसलिए हम बच्चों के अंदर के वायर्स को यूज़ करते हैं। के वायर्स जो हैं वो इजीली ग्रोथ प्लेट को क्रॉस कर जाती हैं और वहाँ पे कोई भी लॉन्ग टर्म अफेक्ट्स काज नहीं करती, वहाँ पे कोई भी ग्रोथ प्लेट को डैमेज काज नहीं करती। के वायर्स जो हैं वो स्टील की बनी हुई होती हैं, ठीक है। इनको हम यूज़ किस फ्रैक्चर के लिए करते हैं? के वायर्स को सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस हो जाए या फिर फ्रैक्चर ऑफ ओलिक्रोनन प्रोसेस हो जाए तो हम के वायर्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंटरमिडुलरी नेल्स। इंटरमिडुलरी नेल्स हम कैसे यूज़ करते हैं? हमारे पास जो बोन होती है ना, बोन की शाफ्ट के ऊपर जो है मिडुलरी कैविटी होती है। मिडुलरी कैविटी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही होती है, उस ट्यूब के अंदर से जो है हम पास करते हैं इंटरमिडुलरी नेल्स को, ताकि जो है फ्रैक्चर हुआ हुआ पार्ट है बोन का उसको रिड्यूस किया जा सके। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसकी? ये मिनिमली इन्वेसिव है, अर्ली वेट बेयरिंग करवाती है, ठीक है, और इसको हमें रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसमें जो पेरियोस्टियल डैमेज है वो ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन की निस्बत बहुत कम होता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में ये आ जाता है कि इसमें फ़ैट एम्बोलिज्म के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फेक्शन को ट्रीट करना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और अगर ये अंदर टूट जाए तो फिर हम इसको रिमूव नहीं कर सकते, बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको रिमूव करना। लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं एक्सटर्नल फिक्सेटर। नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम एक्सटर्नली डिवाइसेस यूज़ करके जो है वो फ्रैक्चर को फिक्सेट करेंगे, उसको फिक्स करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, जो फ्रैक्चर की जो साइट होती है ना, उसको हम फिक्सेटर से कनेक्ट कर देते हैं और इस डिवाइस का जो मेजर पार्ट है उसको हम स्किन से बाहर रखते हैं और बोन से हम फिक्सेटर को लिंक करते हैं पिंस के थ्रू। इसके जो एडवांटेजेस हैं उसमें ये है कि वाउंड कैन बी इरीगेटेड डेली, मीन्स हम वहाँ से वाउंड को जो है वो क्लीन वगैरह इजीली कर सकते हैं डेली, क्योंकि आउटसाइड ही लगा हुआ होता है, इंटरनल नहीं होता। और ये क्या करता है कि ये फ्रैक्चर को स्टेबलाइज कर देता है, जिसकी वजह से जो पेन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इंडिकेशंस क्या है एक्सटर्नल फिक्सेटर के? हम इसको एमरजेंसी स्टेबलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग बोन की कम्प्लेक्स पेरी आर्टिकुलर फ्रैक्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ओपन फ्रैक्चर में यूज़ कर सकते हैं, इन्फेक्शन की वजह से फ्रैक्चर हुआ है तो यूज़ कर सकते हैं, और बोन लॉस हुआ है तो हम उन केसेस में यूज़ कर सकते हैं फ्रैक्चर्स को ट्रीट करने के लिए जिनमें बोन लॉस हुआ है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये कि ये फ्रैक्चर साइट के साथ इंटरफेयर नहीं करती, हम इसको एक दफ़ा अप्लाई करने के बाद भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
रैपिड स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करती है फ्रैक्चर की, और हम इसका हार्डवेयर बाहर ही लगा हुआ होता है, मीन्स बाहर से ही एक्सटर्नल फिक्सेटर्स है, तो हम इजीली इनको रिमूव कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में ये है कि पिन साइट इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है, प्लास्टिक सर्जिकल प्रोसीजर के साथ इंटरफेरेंस हो सकती है, सॉफ्ट टिश्यू टैथरिंग हो सकती है और कम्बरसम फॉर द पेशेंट। ये थी हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ द फ्रैक्चर, ठीक है, जिसमें हमने 3 प्रिंसिपल्स को डिटेल के अंदर स्टडी किया, रिडक्शन को, फिक्सेशन या स्टेबलाइजेशन को और रिहैबिलिटेशन को।